जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा निकल कर आ रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस न हो। बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। आज 23 जुलाई 2021 सोमवार के मुख्य समाचारों में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार हो चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स में अंडर 20 में भारत में एक और रजत पदक आ गया है। भारत के खिलाड़ियों ने अंडर 20 में भी अपना दम दिखाया। और वही बात करें तालिबान की, तो तालिबान के राज में महिलाओं पर क्रूरता की हद पार हो चुकी है। काफ़ी अत्याचार हो चुके हैं महिलाओं पर। महिलाओं का घर से निकलना बंद है। वहीं 13 साल से कम की उम्र की विधवाओं को और महिलाओं को गंदे कामों के लिए विदेश भेजने की भी बात चली आ रही है। तो तालिबान के राज में महिलाएं काफ़ी परेशान नजर आ रही है। इसी के साथ जानेंगे मौसम के हालचाल की गतिविधि। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आपके पास भी है बैंक लॉकर तो जान ले ये नियम 1 जनवरी 2022 से बदलने जा रहे हैं नियम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक लॉकर किराए पर लेने संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत आग लगने, चोरी होने, इमारत ढहने तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में लॉकर को लेकर बैंक का दायित्व उसके सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित रहेगा। लॉकरों के बारे में संशोधित दिशा निर्देश 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। बैंक लॉकरों को इसके करार में एक प्रावधान शामिल करना होगा, जिसके तहत लॉकर किराए पर लेने वाला व्यक्ति उसमें कोई भी गैर कानूनी या खतरनाक सामान नहीं रख सकेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विभिन्न घटनाक्रमों, उपभोक्ता शिकायत की प्रकृति और बैंकों एवं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली जमा लॉकर सुरक्षित अभिरक्षा सामान सुविधा की समीक्षा की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ दास गुप्ता विरुद्ध यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले के आधार पर उभरे सिद्धांतों के अनुरूप भी इसकी समीक्षा की गई है। तो ये खबर है बैंक लॉकरों को लेकर। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के CEO को किया तलब, नए आयकर पोर्टल में दिक्कतों पर मांगा जवाब। तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने याद किया है इन्फोसिस के CEO को। तो चलते खबर की ओर। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। वित्त मंत्रालय ने ई-फिलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों को लेकर इन्फोसिस के CEO सलील पारेख को समन भेजा है। वित्त मंत्रालय ने समन के जरिए CEO और MD को कहा कि वो 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताए कि 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियां क्यों आ रही है। तो निर्मला सीतारमण ने इनको समन भेजा है। बढ़ते अगले समाचार की और। अगले समाचार में है लद्दाख में बादल फटने के बाद लापता हुए थे 17 लोग, सभी को किया गया रेस्क्यू। लद्दाख में आप तस्वीर में देख सकते हैं बादल फटने की खबर आ रही है। तो लद्दाख में बादल फटने के बाद एक गांव के 17 लोग लापता हो गए थे, जिन्होंने लद्दाख पुलिस की और ITBP के जवानों ने जिनको रेस्क्यू कर लिया है। घटना लद्दाख के रूबक गांव क्षेत्र की है, जहां बादल फटा था। बादल फटने के बाद गांव के 17 लोग लापता हुए थे, लेकिन पुलिस और ITBP के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सभी लोग मिल गए हैं। ITBP ने ट्वीट किया कि बहादुर उत्तर पश्चिम सीमांत ITBP की विशेष प्रक्रिया और हिमवीरों के बचाव दल ने आज लद्दाख राज्य पुलिस की सहायता करते हुए रूबक गांव क्षेत्र में बादल फटने की घटना के दौरान लापता 17 ग्रामीणों को बचाया है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है कोरोना ले रेलवे चोट, 36,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने रेलवे को बड़ी चोट दी है, जिससे 36,000 करोड़ रुपए के नुकसान की खबर आ रही है। देखते समाचार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने मालगाड़ियों को राष्ट्रीय परिवाहक के लिए वास्तविक रूप से राजस्व उपलब्ध कराने वाला करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के साथ
एक बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। रेल राज्य मंत्री जालना रेलवे स्टेशन पर एक अंडरब्रिज के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेन खंड हमेशा घाटे में चलता है, चूंकि टिकट का किराया बढ़ने से यात्रियों पर असर पड़ता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंत्री ने कहा कि केवल मालगाड़ियां ही राजस्व उत्पन्न करती है। महामारी के दौरान इन ट्रेनों ने माल ढोने और लोगों को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, चीन को तालिबान से इतना प्यार कैसे हो गया, जानिए ड्रैगन के दिमाग की खुराफत। जी हाँ दोस्तों, तालिबान की आलोचना लोग कर रहे हैं, काफी क्रूर संगठन है तालिबान, और वहीं चीन तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, उसका समर्थन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो देखते खबर में क्या है। अमेरिका सहित कई देशों ने अफगानिस्तान की फॉरेन फंडिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के करीब 70,000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है, चीन बहुत खुश नजर आ रहा है। कई बार चीन ऐसे बयान भी दे चुका है जो इशारा कर रहे हैं कि उसे तालिबान को विश्व स्तर पर मान्यता देने में शायद कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि चीन आखिर ऐसा क्यों करेगा? चीन आखिर क्यों अफगानिस्तान और तालिबान पर इतना प्यार लुटा रहा है? इस रिपोर्ट में इसके पीछे के कारणों पर हम नजर डालेंगे। तो नजर डालते हैं। सोने की खान है अफगानिस्तान चीन के लिए। इस समय अफगानिस्तान सोने की खान जैसा है, जिसके पास उन कीमती खनिजों का भंडार है जिनकी कीमत आज की तारीख में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने 2007 में एक अनुमान लगाया था कि जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का खनिज मौजूद है। इनमें 3 लाख करोड़ रुपए का लौह, 2 लाख करोड़ रुपए का तांबा, 18,000 करोड़ रुपए का सोना और 60,000 करोड़ रुपए का नियोबियम है, जिससे सुपर कंडक्टिंग स्टील बनाया जाता है, और 37,000 करोड़ रुपए का कोबाल्ट भी अफगानिस्तान की जमीनों में है। तो इस बात पर अमेरिका ने 5 साल का सर्वे किया है। साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी और 2004 तक तालिबान को भगा दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका के कब्जे के बाद अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी ने अफगानिस्तान में मौजूदा खनिजों की जांच शुरू की। करीब 5 साल तक चले सर्वे के बाद साल 2004 में 2004 से 2006 तक, वहीं बात करें 2006 की, तो अमेरिका को अफगानिस्तान में लिथियम और नायोबियम जैसी कीमती खनिजों का भंडार होने की जानकारी मिली। और पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान की गजनी प्रांत में बड़े पैमाने पर लिथियम जमा है। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। यही वजह है कि अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब भी कहा जाता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग लिथियम की है, क्योंकि लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर की बैटरी बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक कारों का बाजार पर हुकूमत जमाना चाहता है चीन। इसी वजह से वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक कारों का बाजार बढ़ेगा तो लिथियम आयन बैटरियों का बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। ऐसे में चीन की नजरें अफगानिस्तान की उन माइंस पर है जिनमें से सोना, कोबाल्ट और यह सारी की सारी कीमती धातु और लिथियम वगैरह उसको मिल सके। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग मामले में बीजेपी नेता श्यामा प्रसाद गिरफ्तार। कोर्ट ने 4 दिन की हिरासत में भेजा। बंगाल से आ रही है खबर। इस साल के शुरू में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी को करीब 10 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बांकुड़ा के एसपी ध्रुतिमान सरकार ने यह जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि इस बार वह चुनाव में जीत नहीं सके। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक जब 2020 में स्थानीय नगर निकाय के अध्यक्ष थे, तब ई निविदा से संबंधित कथित धन गबन और अन्य आरोप की जांच की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो यह खबर आ रही है बंगाल से। बीजेपी के एक नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में है, भाजपा को हिंदू शब्द को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हरीश रावत ने दिया बयान। यह दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू शब्द को हाईजैक करने की अनुमति नहीं देंगे। रावत ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा
कि भाजपा ने हिंदू धर्म को इसके मूल तत्वों से दूर किया है और इसे हिंदुत्व तक सीमित कर दिया है। हम अपने मूल्यों में हिंदू है, हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हम हिंदू शब्द को हाईजैक नहीं करने देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव और उत्तराखंड के लिए पार्टी प्रचार समिति के प्रमुख हरीश रावत ने कहा कि हिंदू होने के नाते हम वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन भाजपा सर्वधर्म झगड़ा भाव में विश्वास रखती है। रावत ने घोषणा की कि पार्टी अगले महीने परिवर्तन यात्रा शुरुआत करेगी ताकि राज्य के लोगों को केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा नेतृत्व वाली सरकारों की विफलताओं से अवगत कराया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि राज्य में सरकार में बदलाव की जरूरत क्यों है ताकि इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। उत्तराखंडियत को बरकरार रखने की बात भी हरीश रावत ने की है। ये वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब बीजेपी से क्या क्या नुकसान हुआ है देश को और राज्य को, इसके लिए परिवर्तन यात्रा भी शुरू करेंगे। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में अफगानिस्तान से आए सभी लोगों को भारत में दी जाएगी पोलियो की वैक्सीन। जानिए क्या है इसकी वजह। तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत पहुंच रहे सभी भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को भारत सरकार ने पोलियो की वैक्सीन देने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान से आए सभी लोगों को फ्री में पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी। मनसुख मंडाविया ने कहा कि वाइल्ड पोलियो वायरस से बचने के लिए सावधानी के तौर पर सरकार ने यह कदम उठाया है। दरअसल भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है, लेकिन अफगानिस्तान अभी भी पोलियो से मुक्त नहीं है और अफगानिस्तान से आए लोगों के साथ पोलियो का वायरस कहीं भारत में न घुस जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वहां से आए सभी लोगों को फ्री में पोलियो की वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो बहुत अच्छी पहल है भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के लिए। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए दिन रात काम कर रहा है विदेश मंत्रालय। जी दोस्तों, इंडिया टीवी के सूत्रों के हवाले से यह खबर हमको प्राप्त हुई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया को गति देने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने 16 अगस्त को दिल्ली में एक विशेष सेल बनाया है और उस सेल में बैठे विदेश मंत्रालय के अधिकारी दिन रात अफगानिस्तान से उनकी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लोगों को सवालों के जवाब देने तथा उनकी हर संभव सहायता के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। इंडिया टीवी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय के इस स्पेशल सेल में 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक यानी 5 दिन में 2000 फोन कॉल अटेंड की जा चुकी है, 6000 व्हाट्सएप मैसेज का उत्तर दिया जा चुका है और 1200 ईमेल का भी जवाब दिया गया है। इस स्पेशल सेल में विदेश मंत्रालय के 20 से ज्यादा अधिकारी काम कर रहे हैं और सेल 24 घंटे काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी पहल है विदेश मंत्रालय की तरफ से। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है तमिलनाडु में 23 अगस्त से खुलेंगे सिनेमाघर, राज्य सरकार ने स्कूलों पर भी लिया निर्णय। यहाँ दोस्तों तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाई गई पाबंदियों में ढील दी है और राज्य सरकार ने 23 अगस्त से सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति भी दे दी है। इसके साथ जिन दुकानों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति थी, उन सभी दुकानों को 23 अगस्त से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आईटी से जुड़े कंपनियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने आईटी संबंधित कंपनियों को 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है। हालांकि पाबंदियों में छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो तमिलनाडु से ये खबर आ रही है 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया है, लेकिन छूट छाट भी दी गई है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट है इंटरनेशनल अफगानिस्तान पर G7 लीडर्स करेंगे मंथन, बोरिस जॉनसन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जहां दोस्तों अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के लिए G7 लीडर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बोरिस जॉनसन ने रविवार को कहा है कि मानवीय संकट रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ काम करे, अफगान लोगों की 20 साल की मेहनत सुरक्षित करने में सभी सहयोग करे, लोगों के लिए सेफ इवैक्यूएशन सुनिश्चित होना चाहिए। तो अफगानिस्तान पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह अफगानिस्तान की स्थिति पर तत्काल बातचीत के लिए
मंगलवार को 7 देशों के समूह के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। जॉनसन ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान के लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिटेन इस साल G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। गौरतलब है कि 2 दशक बाद अमेरिकी सेना के देश वापसी के बीच तालिबान ने राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी पहल है बोरिस जॉनसन की तरफ से। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो अगली न्यूज अपडेट में है, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों की फायरिंग से मची भगदड़, 7 अफगान नागरिकों की हो चुकी है मौत। जहां दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मची अफरा तफरी के बीच काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एकत्र हुई लोगों की भीड़ में शामिल 7 अफगान नागरिकों की मौत हो चुकी है। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों ने हवा में फायरिंग की थी, जिसके बाद मची भगदड़ में 7 अफगानी नागरिक मारे गए हैं। यह जानकारी ब्रिटेन की सेना ने दी है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में महिलाओं पर तालिबान का अत्याचार, खराब खाना पकाने पर तालिबान ने महिला को लगाई आग, गंदे काम करने के लिए भेज रहे हैं विदेश। क्या दोस्तों, अफगान महिला को ताबूतों में पड़ोसी देशों को भेजा जा रहा है और वहां उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। मेट्रो को यूके की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से अपनी जान बचाकर भागने के बाद अमेरिका में रह रही नजला अयूबी ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर आतंकियों के कब्जे के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के भयानक उदाहरण सुने हैं। उन्होंने कहा कि देश के उत्तरी भाग में एक महिला को केवल इसलिए आग लगा दी गई क्योंकि उसने तालिबान लड़ाकों के लिए खराब खाना पकाया था। वे अफगान महिलाओं को ताबूतों में पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है और वहां उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं अयूबी ने कहा कि तालिबान अन्य युवतियों को शादी के लिए मजबूर कर रहा है और उनका यौन शोषण कर रहा है। उन्होंने स्काई न्यूज को बताया कि वे लोगों को खाना पकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में कई युवतियों को ताबूतों में पड़ोसी देशों में भेजकर वहां उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे लोगों को अपनी जवान बेटियों की शादी तालिबान लड़ाकों से करने के लिए भी मजबूर करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वे महिलाओं को काम पर जाने देंगे, लेकिन जमीन पर ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तालिबान बहुत ही अत्याचार कर रहा है महिलाओं के ऊपर। तो ये बहुत ही दुख भरी खबर है सभी देशों के लिए। सभी देशों की महिलाओं को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। सभी देशों को इस बारे में कुछ न कुछ कदम इंटरनेशनल फ्रंट पर उठाने चाहिए। अगली खबर में है, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में शैली सिंह ने लंबी कूद में जीता रजत पदक। जी हाँ दोस्तों, नैरोबी भारत की शैली सिंह ने नैरोबी में निजी सर्वश्रेष्ठ 6.48 मीटर में सुधार कर यहां हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के अंतिम दिन महिला की लंबी कूद फाइनल में 6.59 मीटर का जंप कर रजत पदक जीता है। 17 वर्षीय शैली ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह स्वर्ण नहीं जीत सकी और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। शैली को पूर्व जंपर बॉबी जॉर्ज और उनकी पत्नी अंजू बॉबी जॉर्ज ने कोचिंग दी थी। तो फिर भी भारत के लिए बहुत बड़ी खबर और शान की बात है कि भारत की बेटी ने लंबी कूद में भारत को रजत पदक दिलाया है। अंत है पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। जी दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार की तलहटी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु और बाकी पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक और केरल में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रोज की देश और दुनिया की नई अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।